हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स क्लासेस में। मैं संतोष कुमार आज आप लोगों के लिए मॉडल सेट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूं। मॉडल सेट 2 में भी सेम मॉडल सेट 1 के जैसा ही है ये। इसमें मैं बना रहा हूं पहले सेक्शन ए का वीडियो। सेक्शन ए में टोटल 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक क्वेश्चन है, जैसा कि मॉडल सेट 1 में बताया गया था, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो चलिए पहले मॉडल सेट 1 के सेक्शन ए को संभालते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में है अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल इंटीग्रेशन है। तो देखिए इसको पहले ब्रेक कीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का एक्स, ये दोनों कैंसिल होकर 2 बचेगा, और फिर dx। तो यहाँ से आप 3 इंटीग्रेशन बना सकते हैं 3 पार्ट में। पहला इंटीग्रेशन x dx, दूसरा 1 बाय एक्स dx, तीसरा हो जाएगा 2, और 2 बाहर कर देंगे तो ओनली dx बचेगा। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और 1 बाय एक्स का होता है लॉग मोड x, आपको पता है फार्मूला, और 2 कांस्टेंट नहीं होगा, dx का x प्लस c क्या है, तो c आपको पता है, cj कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इस अवकल समीकरण का आपको कोटि और घात चाहिए। अवकल समीकरण क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाय डी एक्स और प्लस 11 इक्वल टू 0। इसका आपको कोटि भी पूछा है, यानी ऑर्डर कोटि जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कितना बार इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ दो बार, यहाँ एक बार, यहाँ भी एक बार का, यहाँ एक मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 2 बार मैक्सिमम हुआ है, इसका कोटि 2 हो जाएगा। और रहा बात डिग्री का, यानी कि घात का, इसका घात अपरिभाषित है, घात परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। आप पूछेगा क्यों, तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ है, कॉस के साथ है। अगर डी वाई बाई डी एक्स यानी अवकलज का कोई भी पद, ठीक है, डेरिवेटिव का कोई भी टर्म अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो, चाहे साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो, टेन के साथ हो, कोसेक सेक कॉट किसी के साथ हो, और लॉग के साथ भी नहीं होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल यानी ई के साथ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन में घात यानी डिग्री उसका नॉट डिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि तो 2 होगा, लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, जो इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना, यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर को पहले हम मान लेते हैं ए वेक्टर। माना ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, और आपको यूनिट वेक्टर निकालना इसके डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। तो यहाँ हो जाएगा आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, के का गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, यानी कितना होगा √3। अब आपको ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। ए वेक्टर की दिशा में, यानी इस वेक्टर की दिशा में, मतलब ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर जिसको आप बोलते हैं, तो होगा एक कैप से डिनोट करेंगे उसको, और फार्मूला होगा ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के बाय √3। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, यहाँ आई बाय √3 होगा प्लस जे बाय √3 होगा माइनस के बाय √3 होगा। यहाँ आई का गुणांक 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय √3 आई, यहाँ जे का गुणांक 1 है तो आप इसको भी लिख सकते हैं 1 बाय √3 जे, और के का गुणांक 1 है तो 1 बाय √3 के, जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 4 नंबर में। 4 में कह रहा है कि एक वेक्टर दिया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर अगर बी वेक्टर पर लंब है तो आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस जे और -2 के, फिर बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है i प्लस लैम्डा जे -3 के। समझिएगा यहाँ पे ए वेक्टर किस पे लंब है, ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है, परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के केस में ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। जब ए बी पे लंब होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ए का वैल्यू कितना है 3i प्लस जे माइनस 2k, ये ए वेक्टर का वैल्यू हुआ। फिर डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ यानी i प्लस लेमडा जे माइनस 3k इक्वल टू जीरो वेक्टर को आप जीरो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको गुना करना है डॉट गुना, या i का गुणांक 3 या i का गुणांक 1 था, 3 गुना 1 3 होगा। j का गुणांक 1 या j का गुणांक लेमडा, तो लेमडा इंटू 1 लेमडा ही होगा। यहाँ k का गुणांक -2 यहाँ k का गुणांक -3, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू -9 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ समान कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल मान लेंगे कि माना रेखा x, y तथा z अक्ष के साथ z अक्षों के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, सबके साथ समान कोण बनाती है। x के साथ भी थीटा, y के साथ भी थीटा, z के साथ भी थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा के दिक् कोसाइन, रेखा के दिक् कोसाइन। रेखा का उस रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यानी एल को बोलते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा की जगह थीटा। एम बराबर हो जाएगा कॉस बीटा, तो बीटा की जगह भी थीटा। एन की जगह होता है कॉस गामा, तो गामा की जगह भी थीटा। सबका वैल्यू सेम है। अब आप जानते हैं कि किसी भी सदिश के दिक् कोसाइन के वर्गों का योगफल 1 होता है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आप पढ़े हैं। तो एल मतलब क्या, कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एम बराबर भी कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। एन बराबर भी कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर को साइड ले जाइए तो कॉस थीटा इक्वल टू √1/3। तो देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और √3 का 3। ये लिखेंगे अतः रेखा के दिक् कोसाइन, अतः रेखा के दिक् कोसाइन, रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा, LMN। L बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3, M बराबर भी 1/√3 और N बराबर भी 1/√3। इसका आंसर हो गया। 6 में है कि x, y और z अक्षों का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। x अक्ष के दिक् कोसाइन निकालना है। x अक्ष के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, जब आप x अक्ष का दिक् कोसाइन निकालिएगा यानी L निकालिएगा, M निकालिएगा और N निकालिएगा। तो अगर आप x अक्ष का दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं तो x अक्ष के साथ जब दिक् कोसाइन निकालेंगे तो L बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको एंगल लेना 0 डिग्री, और m निकालेंगे तो cos 90 डिग्री, और n भी निकालेंगे तो cos 90 डिग्री। यानी कि जिस अक्ष के साथ निकाल रहे हैं l क्या होता है, x अक्ष के साथ l m n निकालेगा तो l बराबर cos अल्फा होता है। अल्फा का वैल्यू लेना है 0 डिग्री, बीटा का वैल्यू लेना है 90 डिग्री, गामा का वैल्यू लेना है 90 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, ये 0 ये 0। तो बोलिए था x अक्ष के दिक् कोसाइन, x अक्ष के दिक् कोसाइन, x अक्ष के दिक् कोसाइन क्या क्या होगा, 1 0 0, ये आंसर होगा। इसी प्रकार y अक्ष के जब दिक् कोसाइन लिखिएगा, y अक्ष के दिक् कोसाइन, तो यहाँ L निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 90, M निकालेंगे तो cos 0 और N निकालेंगे तो cos 90, ऐसा होगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस को शो करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 90 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू cos 90 का 0। तो बोलिए अतः y अक्ष के दिक् कोसाइन, y अक्ष के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर अब आपको चाहिए z अक्ष का दिक् कोसाइन, z अक्ष के दिक् कोसाइन, L बराबर cos अल्फा, अल्फा का वैल्यू 90, M बराबर cos बीटा, यहाँ भी लेना है 90, और N बराबर cos गामा। यहाँ पे z अक्ष के दिक् कोसाइन निकालना है, यहाँ लेना है 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0, ये 1। तो बोलिए क्या क्या आंसर आया, अतः z अक्ष के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, इसका आंसर होगा 0 फिर 0
फिर 1। ठीक है, ये आंसर होगा। यानी आपको याद रखना है कि जब x अक्ष का दिक् कोसाइन बोलेगा तो आंसर होगा 1 0 0। x अक्ष का तो x के जगह 1, बाकी सारा 0। y अक्ष के दिक् कोसाइन में y के जगह 1, बाकी सब 0। बाकी सब मतलब x और z। और z अक्ष के दिक् कोसाइन बोलेगा तो z के जगह 1, बाकी x और y 0 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 5/13, ये दिया हुआ है। और इससे आपको ये करना है कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a का वैल्यू कितना होगा, 5/26 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये 5/13 ही रहेगा, 5/13। ये 2 यहाँ पे था इसलिए 2 चला गया डिवाइड में, तो 5/26 हो गया। अब आपको दिया क्या है, एक चीज़ और वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन a बाय b का भी वैल्यू दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इसका वैल्यू दिया है 2/5, और निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे आप निकालिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इसका वैल्यू कितना है, 2/5, लिख दिए 2/5। इसका वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। और प्रोबेबिलिटी ऑफ b का वैल्यू कितना है, 5/13 ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। 5 5 कटा दीजिए, तो बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू हो जाएगा 2/13 आंसर। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी में क्वेश्चन स्टार्ट है आपका 8 नंबर से, और 8 से लेकर 14 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो चलिए 3 मार्क्स उठाने के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसमें है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में है dx बाय cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चन को सेट करना होगा। यहाँ पे आप लिखिए 1/sin a माइनस बी, तो यहाँ भी आपको लिख सकते हैं sin a माइनस बी dx, और यहाँ cos x माइनस a cos x माइनस बी, ऐसा तो आप लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा भाई, वही पहुँच गए फिर से। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1/sin a माइनस बी रहने दीजिए, और इसको सेट करने के लिए आप इसको ऐसे लिखिए sin x माइनस बी, पहले ये वाला एंगल लिख दिए, और माइनस कर देंगे ई वाले एंगल को, x माइनस ए को। आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, cos x माइनस ए cos x माइनस बी और dx। एंगल सब्ट्रैक्ट किए, इस एंगल से इस एंगल को, x माइनस बी में x माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा a माइनस बी। x माइनस बी माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस ए, x कैंसल, a माइनस बी बचा। तो a माइनस बी को हटा के आप ऐसा लिख सकते हैं जी, आप ऐसा लिख सकते हैं, बस ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए तो 1/sin a माइनस बी है, ये रहने दीजिए, और यहाँ इसको आप समझिए a, इसको समझिए b। sin a माइनस बी का फार्मूला आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। sin a माइनस बी का फार्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। बस इस फार्मूला में अरेंज कीजिए इसको, sin a मतलब x माइनस बी, कॉस साइन ए कॉस बी, बी मतलब x माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, बाय जो है वो रहने दीजिए, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और यहाँ dx। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करना मतलब x माइनस बी कॉस x माइनस ए, बाय लिख सकते थे ना, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, फिर माइनस, इससे अलग कीजिए, कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए बाय कॉस x माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। 1 बाय साइन ए माइनस बी रहने दी। यहाँ पे देखिए आपको क्या कुछ दिख रहा है, यहाँ कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ भी कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, और यहाँ कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा। क्या बचा? साइन एक्स माइनस बी बाय कॉस एक्स माइनस बी। साइन बाय कॉस अगर एंगल सेम हो तो टेन हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी माइनस, यहाँ भी साइन बाय कॉस टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए और डी एक्स। तो 1 बाय साइन ए माइनस बी, यहाँ पे एक बार इसका इंटीग्रेशन करना, एक बार इसका, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, कॉस एक्स मतलब कॉस इतना, ये होगा। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। आप सेक से भी बना सकते हैं, सेक का होता है लॉग मोड सेक एक्स, हम कॉस वाला लगाएं तो माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, फिर माइनस, यहाँ माइनस पहले से है, टेन का इंटीग्रेशन फिर माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा लॉग मोड कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब क्या? एक्स माइनस ए और प्लस सी। तो 1 बाय साइन ए माइनस बी रहने दीजिए, और यहाँ प्लस वाला अगर हम पहले लिखते हैं तो लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए, माइनस माइनस वाला बाद में लिखते हैं तो लॉग मोड कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी, और यहाँ आप लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन के टाइप का हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला होता है लॉग एम बाय एन, अगर माइनस में है तो डिवाइड में आ जाता है। तो लॉग एम बाय एन मतलब कॉस एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस बी, दोनों मोड में है तो मोड में रहने दीजिए प्लस सी। चलो लाइन में है, फिर एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को तो आई लिखते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ है ई पे पावर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस वन का होल क्यू, एक्स माइनस वन का होल क्यू और डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई पे पावर एक्स, इस एक्स माइनस थ्री को अगर हम ऐसे लिख दें एक्स माइनस वन माइनस टू, तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा। अब यहाँ ई पे पावर एक्स अपने जगह पे रहने दीजिए, यहाँ से सेपरेट कीजिए एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा आप कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ये होगा, फिर इतना माइनस इतना, आ गए वहीं पे। अब आप बोलिए ई पे पावर एक्स, यहाँ देखिए एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस वन एक बार कट जाएगा, तो एक्स माइनस वन अगर एक ठो कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस टू बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और क्या डी एक्स। अब आप यहाँ पे लेट कर लीजिए इसको एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसी पैटर्न पर आपको बताया हो गया होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो पावर माइनस टू है, तो यहाँ टू है तो माइनस टू हो जाएगा, और एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3 बाय एक्स का पावर 4। तो यहाँ बोलिए 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ होगा माइनस 2 बाय एक्स का क्यूब, और फिर अलग से चेन रूल से x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस जीरो होगा। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू होगा माइनस 2 बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब आप ध्यान दीजिए कि i का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, ई पे पावर एक्स भी रहेगा, इसको आप क्या माने हैं एफ एक्स, और माइनस 2 बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब, माइनस 2 बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब किसका वैल्यू आया एफ डैश एक्स का। तो आप इस टाइप के इंटीग्रेशन का आंसर आपको पता है ई पे पावर एक्स और एफ एक्स होता है, प्लस की हो जाएगा ई पे पावर एक्स और एफ एक्स का वैल्यू कितना 1 बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या होगा ई पे पावर एक्स बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इंटीग्रेशन है, लेकिन हाँ यहाँ डिफरेंट इंटीग्रेशन है। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, 0 to 1 एक्स इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई के माथे में क्या एक्स स्क्वायर को ही मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी,
यहाँ से आप x और dx को फ्री करके निकाल सकते हैं। x dx का वैल्यू होगा हाफ dt। अब आप जब माने हैं तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए कि जब आपका x का वैल्यू कितना है 0, तो t का वैल्यू क्या होगा। x इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो t का वैल्यू 0 होगा। अपर लिमिट को चेंज करेंगे, जब x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू क्या होगा, यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी t का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन एक नया रूप ले लेगा, i इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 था और 0 रखने से 0 ही आया, तो चलिए कोई चेंजिंग नहीं। अपर लिमिट 1 था, 1 रखने से 1 ही आया, चलिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। x dx का वैल्यू कितना आया है, हाफ dt, हाफ कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो क्या बचा dt, और यहाँ हमको लिखना होगा e पे पावर x स्क्वायर को t और x dx का वैल्यू हाफ dt, हाफ कर दिए बाहर ही, क्या बचा dt, तो यहाँ 1/2 e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t और 0 to 1। लिमिट रखने आपको आता है, पहले अपर लिमिट तब लोअर लिमिट, e पे पावर t, t की जगह 1 माइनस e पे पावर t, t की जगह 0, और इसमें c नहीं जोड़ेंगे सॉरी, तो 1/2 e पे पावर 1 मतलब e पे पावर 0 मतलब 1, आंसर हो जाएगा 1/2 e माइनस 1, या आप इसको लिख सकते हैं e माइनस 1/2 प्लस c, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए 11 का बात करते हैं। 11 में भी एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है और क्वेश्चन है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2 कर दिया ये मजाक, साइन x का पावर कितना 2022 बाय साइन x का पावर 2022 इसीलिए लिखा है क्या, प्लस कॉस x का पावर यहाँ भी 2022 और फिर dx। इसमें आपको अप्लाई कर देना है डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी लिखाया गया था, वही इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f h dx का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f अपर लिमिट माइनस एक्स डेट इज a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ π/2 है, तो 0 से π/2 साइन x के जगह कितना π/2 माइनस एक्स, अब पावर कितना है 2022 लिख दीजिए 2022 से बाय, यहाँ भी साइन x के जगह π/2 माइनस एक्स और पावर में है 2022 प्लस कॉस x के जगह a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स, अब फिर पावर जो है उसको रहने दीजिए dx। दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस x का पावर 2022, फिर साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस x का पावर 2022 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन x का पावर 2022। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या होगा i प्लस आई 2i और यहाँ 0 से π/2, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में जोड़ दीजिए। तो वह पहला इंटीग्रेशन क्या था, साइन x का पावर 2022 बाय साइन x का पावर 2022 प्लस कॉस x का पावर 2022 प्लस इसका लिखिए कॉस x का पावर 2022 बाय कॉस x का पावर 2022 प्लस साइन x का पावर 2022 और फिर dx लिख दीजिए 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, कितना साइन x का पावर 2022 कॉस x का भी पावर 2022 और ऊपर कितना हो जाएगा साइन x का पावर 2022 कॉस x का पावर 2022 और फिर dx। ये दोनों देखिए कट रहा है, दोनों कटने के बाद 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और क्या बचा 1 dx मतलब dx का आंसर क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट रखेंगे 0 से कितना π/2, 0 से π/2। तो 2i इज इक्वल टू लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे x के जगह π/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, यानी 2i का वैल्यू कितना होगा π/2, तो i का वैल्यू π/4 जो इसका आंसर है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.11 का
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सब का आंसर भी इसी टाइप का आएगा पाई बाय 4। ये सब क्वेश्चन इसी से मैच होता है, ये सब भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा।